महज 2,000 रुपए की वसूली के लिए कोई लोन ऐप, कोई बैंक या कोई शख्स क्या क्या कर सकता है? क्या लोन की वसूली के लिए गाली दी जा सकती है? क्या घर से कोई कीमती सामान ले जाया जा सकता है? क्या रिश्तेदारों को फोन कर धमकाया जा सकता है? क्या मारपीट की जा सकती है? सबसे पहले इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं, फिर आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, जैसे कि सुनकर के ही लग रहा होगा कि किसी के साथ मारपीट करना या फिर किसी को डराना धमकाना, भले ही आपने उसको पैसे दिए हों, आपके पास कितने ही प्रूफ हों, लेकिन वो गैर कानूनी है, आप वो नहीं कर सकते हैं। अब बात रही कि उनके पास रिकोर्स क्या अवेलेबल है अपने पैसे लेने के लिए। तो जैसे कि अगर कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, तो वो सार्फेसाई एक्ट है हमारे कानूनी व्यवस्था में। तो उसके अंतर्गत डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर के अपना एक पिटीशन दायर कर सकते हैं, और उसके थ्रू एक प्रॉपर रिकोर्स चैनल है। या फिर अगर कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट में ही लोन दिया गया है, तो उसमें सिविल सूट फाइल किया जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, जो उधार का रकम है और जो भी ब्याज उन लोगों के बीच में ठहरा हुआ है, तो उसको रिकवर करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। पर ये सब रास्तों से रिकवरी नहीं करी जा सकती है, ये गैर कानूनी है। लेकिन लोन ना चुका पाने पर किसी की पत्नी की तस्वीर के साथ खिलवाड़ करना, उस तस्वीर को लोन लेने वाले शख्स की कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को भेजकर ब्लैकमेल करना, ये गुनाह तो है, लेकिन कितनी सजा हो सकती है? जब सजा की बात आती है तो इसका मतलब कि हम क्रिमिनल एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी क्रिमिनल एक्शन के अंतर्गत ही सजा हो सकती है। तो हमारी भारतीय न्याय संहिता में कई सारे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत आप एक एफआईआर दायर कर सकते हैं। अब मान लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि किसी का प्राइवेट फोटो यूज कर लेना, मान लो किसी महिला का प्राइवेट फोटो यूज कर लेना, तो स्टॉकिंग एक ऑफेंस है, वॉयचरिज्म है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उसके अलावा अगर आप किसी को डराते धमकाते हैं, मार पिटाई तक कर देते हैं, उनके घर पर जाकर धमकी दे रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वल्गर फोन मैसेज कर रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो उसके लिए एक्सटॉर्शन एक ऑफेंस है। तो इसमें सबसे ज्यादा सजा तो आपको 10 साल की हो सकती है। देखिए, अलग अलग सजाएं हैं, अलग 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 सेक्शन के लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग सजाएं हैं। दरअसल ये सभी सवाल एक सच्ची घटना के इर्द गिर्द हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, यहाँ के सुरेदा नरेंद्र, जिनकी उम्र महज 21 साल है, उन्हें महज 2,000 रुपए का लोन लेना भारी पड़ गया। महज कुछ दिन पहले नरेंद्र की शादी हुई थी। अब आपको पूरी कहानी की तरफ ले चलते हैं। नरेंद्र पेशे से मछुआरे हैं। उनका किसी वजह से काम ठप पड़ गया, जिसके चलते एक ऐप से 2,000 रुपए का लोन लिया। कुछ दिन गुजरे तो उस ऐप के लोग लोन वापसी के लिए नरेंद्र को परेशान करने लगे। स्थितियां बुरी थीं, तो नरेंद्र पैसा नहीं लौटा पा रहे थे। फिर उस लोन ऐप के लोगों ने नरेंद्र को फोन पर गाली देना शुरू कर दिया। एक रोज उस लोन ऐप से जुड़े शख्स के हाथों नरेंद्र की पत्नी की फोटो लग गई। तो उस पैसे की वापसी के लिए उसने एक बहुत घटिया साजिश रच डाली। उस फोटो के साथ खिलवाड़ किया। फिर नरेंद्र को ब्लैकमेल किया जाने लगा। पहले तो नरेंद्र ये फोटो देख डर गया। उसने कुछ इंतजाम करके पैसा लौटाया, लेकिन उस लोन कंपनी ने और पैसों की मांग की। ब्लैकमेल किया जाने लगा और उस तस्वीर को नरेंद्र के जानने वालों के फोन नंबर्स में सर्कुलेट किया जाने लगा। यह फोटो देख नरेंद्र के जानने वाले उसे फोन करने लगे। नरेंद्र घुटन महसूस कर रहा था। वह समझ चुका था कि वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर आती है 7 दिसंबर की तारीख। नरेंद्र ने इस सामाजिक अपमान के बीच अपनी जान दे दी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक विशाखापत्तनम के महारानीपेटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी भास्कर राव कहते हैं, हम लोन ऐप और उन्हें परेशान करने वाले एजेंट्स का पता लगाने के लिए साइबर पुलिस की मदद ले रहे हैं। वहीं नरेंद्र के पिता ने बताया कि लोन कंपनी के एजेंट ने ब्याज सहित लोन चुकाने के बावजूद भी उसका उत्पीड़न जारी रखा। उसने सभी रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट करके उसकी पत्नी की फेक फोटो भेज दी। नरेंद्र की पत्नी की फेक फोटो, जिसे नरेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया। दरअसल नरेंद्र ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, क्योंकि वो उस लड़की को बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को देखा तो उसने खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108
आत्महत्या के लिए उकसाना और आईटी एक्ट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अब आपको यह बताते हैं कि ये चाइनीज लोन ऐप काम किस तरह से करते हैं। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तो यूजर ऐप स्टोर या डायरेक्ट लिंक के मैसेज के जरिए ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऐप इंस्टॉल होते समय यूज़र से उनके फ़ोन बुक, गैलरी, मैसेज वगैरह के एक्सेस की परमिशन मांगता है। ये परमिशन दिए बिना ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। केवाईसी के लिए यूज़र से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे जाते हैं। फिर यूज़र को लोन जारी किया जाता है। लोन अदा करने के लिए यूज़र को 7 दिन की मोहलत दी जाती है, लेकिन 5वें दिन से ही उसके पास कॉल आना शुरू हो जाते हैं। ब्याज, फाइल चार्ज और जीएसटी जोड़कर यूज़र को कर्ज की मूल रकम से 2 गुना पैसे देने के लिए कहा जाता है। अगर यूज़र आगे पैसे चुका देते हैं तो ब्लैकमेल के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, यूज़र को बिना बताए उसके अकाउंट में फिर से कुछ रकम कर्ज के तौर पर डाल दी जाए ताकि ब्लैकमेल का खेल फिर से शुरू किया जा सके। दूसरा तरीका यह है कि पेमेंट को ऐप पर अपडेट ही न किया जाए, फिर देरी से भुगतान करने के एवज में यूज़र से पेनल्टी के नाम पर और रकम की उगाही की जा सके। पैसे ना देने की सूरत में सबसे पहले यूज़र की मॉफ्ड इमेज उसे भेजी जाती है। इसमें यूज़र के बारे में अपमानजनक बातें लिखी जाती हैं। ब्लैकमेल के दूसरे स्टेप में यूज़र की मॉफ्ड इमेज उसके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के पास भेजी जाती हैं। तीसरे स्टेप में यूज़र और उसके करीबी लोगों के पास कॉल आने शुरू होते हैं। इसमें गाली देना, आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने जैसे हथकंडे शामिल होते हैं। लोन ऐप के इस हथकंडे की शुरुआत चीन से हुई। वहाँ 2012 के आसपास इस तरह के इंस्टेंट ऐप वाले लोन काफ़ी एक्टिव हुए। 2016 आते आते यह चीन में $100 अरब से बड़ी इंडस्ट्री बन गई। इसके बाद चीन सरकार ने इन ऐप के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए। चीन ने इन डिजिटल लोन ऐप के कारोबार को रोकने के लिए फाइनेंशियल रिस्क स्पेशल रेक्टिफिकेशन वर्क लीडरशिप टीम बनाई। चीन सरकार ने ऐप लोन चलाने वाली कंपनियों को अपने सारे बकाया के निपटान के लिए 2 साल का वक्त दिया। इस कदम ने चीन में इंस्टेंट लोन ऐप की गतिविधियां लगभग बंद कर दी गई। ठीक इसी वक्त इन ऐप्स ने भारत में एंट्री शुरू कर दी। इसका शुरुआती जरिया बना इंडोनेशिया फिनटेक समिट एंड एक्सपो 2019। इस समिट में कुछ चाइनीज सॉफ्टवेयर डेवलपर ने भारतीय इन्वेस्टर्स के सामने इंस्टेंट लोन ऐप का डेमो दिया। इसमें से कुछ इन्वेस्टर्स इन ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। इस तरह इन ऐप्स को भारत में कदम टिकाने भर की जगह मिल गई। इन फर्जी लोन ऐप से कैसे बचना है यह समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड होने वाली कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें जिसमें एपीके फाइल अटैच हो। किसी भी अनऑथोराइज्ड ऐप को आपके फ़ोन में फ़ोन बुक, गैलरी और लोकेशन जैसी पर्सनल डेटा एक्सेस करने की परमिशन ना दें। अगर आपने गलती से ऐसी कोई फाइल डाउनलोड कर ली है तो तुरंत अनइंस्टॉल कर लें और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दें। खैर, नरेंद्र ने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल भी सही नहीं है। जरूरी है कानूनी रास्ता पता करने की, उन मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने की, क्योंकि आप किसी की मूर्खता का शिकार बनकर अपने साथ गलत नहीं कर सकते। आपके पीछे आपका इंतजार करते हैं आपके माँ बाप और आपसे जुड़ा हर शख्स। बाकी यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। मैं हूँ हिमांशु। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।